कई सवाल आए हैं और उसमें से कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो वास्तव में जवाब देने लायक हैं, तो उन सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ। अब इसमें कई लोगों ने 2-2 3-3 सवाल किए हैं, तो भैया एक ही आदमी का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जितने सवाल हैं उसमें से कुछ सवालों में से एक-एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिए। और बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूँगा और आप समझिए जो रियल एस्ट्रोलॉजी होती है, मतलब जो असली वाली ज्योतिष है उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। एक सज्जन है कोई रमेश जी, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि इन लोगों की कुंडली है फोर्थ हाउस में चार प्लेनेट, फोर्थ हाउस में चार प्लेनेट एक साथ बैठे हैं जिसमें राहु देव भी हैं। ये कंजंक्शन कैसी काम करती है मैं बहुत सर्च करता हूँ, लेकिन इस कंजंक्शन के बारे में कोई नहीं बताता। क्या आप बताने का कष्ट करेंगे? बिल्कुल कष्ट करेंगे भाई, क्यों नहीं कष्ट करेंगे, बताने का कष्ट करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि ज्योतिष का एक फार्मूला है कि जब भी 3 प्लैनेट से ज़्यादा एक ही हाउस में कंजंक्शन हो जाती है, युति हो जाती है। मान लीजिए किसी हाउस में 4 प्लैनेट एक साथ बैठ गए और उसमें से एक प्लैनेट राहु देव है, तो उन चारों प्लैनेट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर हम आपको जनरल भाषा में कहें तो वो चारों प्लैनेट अच्छे नहीं माने गए हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर जो सचार 4 ग्रह या 5 ग्रह या 6 ग्रह इनकी जब कंजंक्शन हो जाती है तो उसपे कोई प्रेडिक्शन नहीं करते। अब मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में 4th हाउस में 4 ग्रह की कंजंक्शन है और एक राहु है साथ में, तो आप उन प्लैनेट को छोड़ दीजिए। आपको रियल बात बताऊँ तो वो 4 प्लैनेट कभी भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। अब उसके बारे में आप ऐसा मानिए कि 3 प्लैनेट जो साथ में हैं राहु देव के साथ, और जहाँ तक आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो सूर्य और बुध होंगे। अगर सूर्य बुध होंगे तो अगल-बगल में शुक्रदेव होते हैं, तो मेरा लग रहा है कि सूर्य बुध शुक्र के साथ राहु देव की कंजंक्शन हो गई होगी, या फिर और कोई प्लैनेट हो सकते हैं, आपने वो क्लियर नहीं लिखा। और ये भी कन्फर्म है कि आप ज्योतिषी हो या ज्योतिष सीख रहे हो, ये भी इंडिकेट करता है आपकी बातों से, क्योंकि इस तरह का जो टेक्निकल सवाल है वो केवल एक जोशी करता है। अच्छी बात है, मैं आपको सम्मान से आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। भैया, जब भी 4 प्लैनेट की कंजंक्शन हो जाए और उसमें से एक प्लैनेट राहु या केतु हो, तो आप उन चारों प्लैनेट को छोड़ दीजिए। उसका रिज़ल्ट ऐसे मिलेगा, आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे जैसे कि आप किसी कहीं बैठ के खाना खा रहे हैं, तो दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी है, बहुत मज़ा आता है खाने में। मतलब बहुत आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जब भी आपको दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी मिलेगी ना, भूख लगी हुई है, बहुत मज़ा आएगा खाने में। अब क्या किया जाए कि उसी दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी को एक ही थाली में मिक्स करके आपको दे दिया जाए। मतलब रोटी, चावल और दाल और सब्ज़ी सब एक साथ ही डाल के और घुमा के और बिल्कुल जो है एक प्रकार से मिक्स करके आपको दे दिया जाए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये कंजंक्शन हो जाती है। जब भी 3 प्लैनेट राहु या केतु के साथ बैठते हैं ना, तो एकदम वो भैया बिल्कुल दही की तरह मथ जाता है। उसमें समझ में नहीं आता कि सूर्य का कंजंक्शन मिलेगा, मतलब या कौन से प्लैनेट का रिज़ल्ट मिलेगा, कौन-सी कंजंक्शन माने। अब उसमें एक फ़ॉर्मूला है कि राहु देव उन चारों प्लैनेट का रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे और वो चारों प्लैनेट रिज़ल्ट देने नहीं देंगे। तो इसका जो सटीक प्रेडिक्शन निकलेगी वो खैर होरोस्कोप देखने के बाद निकलेगी। लेकिन आप इतना मानिए कि जीवन के एक पड़ाव पे आकर के आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब ये बात कौन बताएगा आपको, आप बताओ? कोई भी ज्योतिषी किसी भी जातक को ये नहीं बताएगा कि जीवन के एक उम्र पे आकर के आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। कौन बोलेगा ऐसा, आप बताओ? और अगर मान लो कोई बोल देगा, तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। तो ज्योतिषी जो होते हैं एक अलग ही नेचर के होते हैं। उनका एक स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। आजकल की ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तव में मतलब ज्योतिषी हैं और उनका प्रोफ़ेशन ही यही है, तो वो लोग शब्दों को बहुत मतलब चुनाव करके बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं भी अगर किसी की कुंडली प्रेडिक्ट करूँगा, तो फिर ऐसे-ऐसे वाक्य का चयन करूँगा जो सामने वाले को बुरा ना लगे। अब हिंट दे दिया जाता है, इशारा कर दिया जाता है। हाँ, क्लास में सिखाता हूँ तो बिल्कुल ओपन माइंडेड सिखाता हूँ।
तो भैया क्या है ना कि वो 4 प्लैनेट आप छोड़ दीजिए, बाकी जो प्लैनेट बचे हैं उनका रिजल्ट आप लीजिए और उसी से आपका जो है भविष्य एकदम उज्जवल हो जाएगा। और 4 प्लैनेट की अगर उस कंजंक्शन के फल को देख रहे हो तो एक प्रकार से ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि वो 3 प्लैनेट एक साथ हो गए, राहु देव अलग हो गए। राहु देव अपना रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे और सबका रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्योतिष में फार्मूला है कि राहु देव जहाँ बैठते हैं, जिसके घर में बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसका रिजल्ट वो खुद ही देते हैं। तो अब मान लीजिए 3 प्लैनेट हैं, वो रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे तो राहु देव बोलेंगे मैं दूंगा रिजल्ट। तो वो 3 प्लैनेट एक तरफ और ये राहु देव एक तरफ, और वो हैमरिंग चलती रहेगी। तो होता क्या है कि जो प्लैनेट ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे राहु देव उसको ब्रेक कर देंगे, राहु देव ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे तो वो प्लैनेट ब्रेक कर देंगे। तो मैंने रिजल्ट उसका होता है कि जीवन के एक उम्र पे आकर के जब वो कंजंक्शन एक्टिव हो जाएगी तो फिर ग्रो रुक जाएगी। जीवन चलता रहता है, दाल रोटी का जुगाड़ होता रहता है। आप जितना ग्रो कर गए उतना कर गए, उसके बाद में ग्राफ कुछ दिन के लिए आपका स्टेबल हो जाएगा। तो मेन ये है। अब ये बात कोई जोशी बताता नहीं है और ना ही कोई पूछता है। अब मान लीजिए कि कभी ऐसी कंडीशन आ भी गई कि 4 ग्रह या 5 ग्रह की कंजंक्शन मिल जाए, तो फिर जातक को हम लोग हिंट कर देते हैं कि भाई आप नीचे मतलब नीचे मत आना, लेकिन ग्रो को बहुत हाई स्पीड से अप ले जाने की कोशिश मत करना। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मतलब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, ऐसा करोगे तो गोटी फंस जाएगी, मामला फंस जाएगा। तो आपको करना क्या है, एक ही स्पीड पे चलना है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और खाली रोड मिल गया, तो अब आपको भगानी नहीं है गाड़ी, क्योंकि रोड खाली है, गाड़ी भी सही है, तो लाओ खूब हाई स्पीड में टाइम का बचत कर लें। जैसे ये करोगे वो कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। तो आप ये मानिए कि जिस स्पीड से आप जा रहे थे, जो कर रहे थे वैसे ही चलाइए और टाइम आपके मतलब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 4 ग्रहों की कंजंक्शन, 5 ग्रहों की कंजंक्शन ये रिजल्ट को एकदम बदल देती है। इसका प्रोटेक्शन करने का बहुत ही अलग तरीका है। कौन-सा ग्रह है, जैसे मान लीजिए बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ कि जब 4 ग्रह या 5 ग्रह की कंजंक्शन हो जाए ना, तो हर एक ग्रह की डिग्री देखी जाती है कि उन चारों पाँचों ग्रह में कौन बली है। और अगर राहु या केतु साथ में आ गए तो कुछ देखना ही नहीं है, फिर तो राहु ही बली है। तो अब क्या होगा ना कि वो एक प्रकार से मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, आप समझ रहे हो ना? तो उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि कुंडली में और कोई प्लैनेट होगा। कोई जातक ऐसा है ही नहीं कि उसका कोई प्लैनेट मतलब सभी प्लैनेट खराब हो। एक ना एक प्लैनेट ज़रूर अच्छा होगा, आप उसको चेक कीजिए और उसके बताए हुए रास्ते पे चलिए, जीवन ग्रो करता चला जाएगा। आपने लिखा है, केतु की दशा चल रही है पति के ऊपर और बहुत ही टेंशन वाली ज़िंदगी हो गई है। कुछ भी सुनते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। शादी को अभी मात्र 4-5 साल हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। देखिए बहन जी, इतना पर्सनल क्वेश्चन नहीं किया जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि आपकी जब शादी हुई थी, तो आपके पतिदेव के ऊपर मरकरी की दशा थी, बुध की दशा थी। तो बुध की दशा में शादी हो गई तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा होगा आपको। आपको उस समय लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, ये है, वो है, जैसी भी उनकी पर्सनैलिटी थी और सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। बाद में क्या हुआ कि केतु की दशा आ गई। तो हम लोग बार-बार बताते हैं कि केतु की महादशा में जो जातक है, उसका जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। तो अभी पर्सनैलिटी चेंज हो गई और अगर देखा जाए तो आपकी अभी नई-नवेली मतलब शादी हुई है। आप अच्छी तरह से उनको समझ भी नहीं पाईं तब तक वो चेंज हो गए। तो आपको लगता है कि मैं फँस गई और मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई और ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहना सुनिए मेरी बात। अ, आप अपनी किस्मत को देखिए। आपकी किस्मत में लिखा हुआ था कि आपको ऐसा पति मिलेगा और वो इतना टाइम उसके साथ आपको जो है कठिनाई से बिताना ही पड़ेगा। तो अभी आप क्या कीजिए, जैसे थे वो वैसे ही हैं। मरकरी की दशा में जैसे थे वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है।
केवल थोड़ी-सी बुद्धि खराब हुई है, जिसमें से लगभग आपके बताने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3-4 साल निकल भी चुके हैं केतु की दशा, तो 3-4 साल बचे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल बचे होंगे। आप उसको किसी तरह से बिता लीजिए। उसके बाद में शुक्र की दशा आएगी, तो वही आदमी जो आपके साथ लड़ाई-झगड़ा कर रहा है और एक प्रकार से टेंशन दे रहा है, आपको एज़ ए क्वीन रखेगा। आप रानी की तरह राज करेंगी। देखिए वो पागल नहीं हुआ है और ना ही वो बेवकूफ़ है। उसके तीर निशाने पे नहीं लग रहे हैं, समय साथ नहीं दे रहा है, ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं। केतु की महादशा है, थोड़ा-सा चल रहा है, तो आपने इतना दिन बिता ही दिया, थोड़े दिन और सपोर्ट कर दीजिए। आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई पागल आदमी आपके पास रह रहा है और आप एक डॉक्टर हैं, उसको केयर करना है। इस तरह से आप जो है थोड़ा मिल-मिला के रहिए। मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बताता हूँ, जब भी केतु की महादशा हो किसी के ऊपर, तो वाइफ़ को ज़िद नहीं करनी चाहिए बस। आप एक काम कीजिए कि ज़िद मत कीजिए। आप उनकी बातों को सुनिए कि वो चाहते क्या हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको खुल के नहीं बताएँगे। मन में उनके बहुत कुछ चाहत है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकते, बोलते नहीं हैं। उनकी इच्छा है कि ऐसा हो, ऐसा हो। तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए और इस टाइम को किसी तरह से निकाल दीजिए। आप देखिएगा शुक्र की महादशा आएगी और आपको एकदम मज़े वाली ज़िंदगी देंगे, सब कुछ देंगे, जो आप चाहती हैं, वही सब कुछ देंगे। देखिए आपकी जब शादी हुई है, मैच मेकिंग हुई है, तो आप ही के हिसाब से आपके पतिदेव हैं। अब समय थोड़ा खराब चलता है तो उसको निकालना चाहिए। वैसे भी भारतीय संस्कृति की नारी हो आप। आप चाहो तो दुनिया जीत सकती हो। ये तो एक अदना-सा एक पति है, उसको झेलने में क्या गया है? इतने दिन झेली हो, थोड़े दिन और चला लो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो पढ़ी-लिखी हो आप, किसी साइकोलॉजिस्ट का सहारा लीजिए। उनको बोलिए कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और आपका बिहेवियर चिड़चिड़ापन हो गया है या कुछ भी हो गया है और किसी मनोचिकित्सक के पास जाइए और वो टैबलेट देगा, उससे आपको राहत मिल जाएगी। उससे आपको मतलब बहुत आराम मिल जाएगा। तो या तो आप किसी आप विद्वान ज्योतिषी हो अगल-बगल में, उससे छोटी-मोटी रेमेडी कर लीजिए या फिर मनोचिकित्सक डॉक्टर से आप ज़रूर मशवरा कीजिए और अपने पतिदेव को भी ले जाइए। चाहे जैसा टाइम चल रहा है लेकिन हैं तो आपके पति और आप उनकी पत्नी हैं, तो आपकी सुनेंगे, आप डॉक्टर के पास ले जाइए। पढ़े-लिखे इंसान हैं, डॉक्टर उनको समझा देगा कि भई आपका क्या बोलते हैं कि थोड़ा-सा दिमाग में केमिकल का लोचा है और ओसीडी टाइप की हो गई है और सब ठीक हो जाएगा। दूसरा सवाल लेते हैं, ये भी कोई मैडम ही है। मेरे और मेरे पति दोनों के ऊपर राहु की महादशा चल रही है। आपका वीडियो देखा तो होश फाख्ता हो गया। ज़मीन कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। राहु की महादशा के बारे में अब समझ में आया है और ये बहुत विकट परिस्थिति है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों की ज्योतिष के प्रेडिक्शन में कि पतिदेव का तो फिर भी ठीक चल रहा है, उनकी जॉब है और सब कुछ, मतलब पूरा घर उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जॉबलेस हो गए। हाँ, अब ये बहुत अंदर की बात है बहन जी, इसके बारे में कभी भी हम लोग बोलते नहीं हैं। हम लोग क्या आपको आम जोशी भी बोलता हुआ नहीं दिखेगा। बहुत अंदर की बातें हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन किया है तो आपको जवाब मिलना ही चाहिए। देखिए जब आप हिस्ट्री में जाएँगी, किसी मतलब कोई भी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, तो हर एक इंसान के, हर एक प्राणी के, हर एक लोगों के, जिसको भी आप जानती हैं, उसके 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा तो समाज देखता है और दूसरा चेहरा जो है वो ज्योतिष देखता है। आप भी हैं, आपकी भी पर्सनैलिटी मतलब 2 चेहरे होंगे। आप पति के लिए दूसरी तरह की हैं, लेकिन पुत्र के लिए दूसरी तरह की हैं। मतलब अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो मैं इतना आपको समझाने के लिए इतना मतलब आपको डिटेल में जा रहा हूँ। राहु देव पहले जो है असुरों के यानी राक्षसों के सेनापति थे और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही मतलब कठिन टाइप के योद्धा थे। इनको कोई हरा नहीं पाता था। देखिए जब आदमी बहुत बली हो जाएगा, महान योद्धा में गिनती होगी, तभी तो वो सेनापति बनेगा। आजकल के ज़माने में
सेनापति नहीं है, लेकिन फिर भी सेनापति की तरह ही पोस्ट होती है। आप जानती हैं, कमांडर, जनरल और ये सब। तो कहने का मतलब, या तो बल ज़्यादा हो या बुद्धि ज़्यादा हो। तो हुआ क्या कि राहु देव का जब गर्दन कटा था ना, आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। तो जब गर्दन कटा था राहु देव का, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर के, और जब गर्दन काटे थे वो अमृत के चक्कर में, वो कहानी आपने सुनी होगी। तो उनको सामने महिला ही दिख रही थी, और वो ऐसी महिला दिख रही थी जो खूबसूरत थी, और उस महिला की मायाजाल में आके ही राहु देव का गर्दन कट गया, मतलब शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तो अब आप समझ सकती हैं कि एक आदमी एक औरत की वजह से, एक महिला की वजह से उसकी गर्दन कट जाती है, तो राहु देव वो बात भूलते नहीं हैं। यही वजह है कि अगर लेडीज़ के ऊपर राहु की महादशा हो, तो बहुत ही विकट रिज़ल्ट मिलता है। जेंट्स को, यानी पुरुष को फिर भी थोड़ा-सा माफ़ कर देते हैं, लेकिन औरतों को एकदम रुला देते हैं। औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बहन-बेटियों के ऊपर जब भी राहु की महादशा आती है, तो फिर उनको बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहु देव पुरुष के मुकाबले और महिलाओं को ज़्यादा प्रताड़ना देते हैं, क्योंकि जब उनकी गर्दन कटी थी तो उनके सामने महिला ही थी। तो ये खुंदक जो है ना, वो ये गुस्सा जो है अपना, वो महिलाओं पे कुछ ज़्यादा ही निकालते हैं। ये तो हो गई एक मतलब एक आम सी बात। अब आपको क्या करना है, आपके पतिदेव की जॉब वॉब ठीक ही चल रही है। आप मान लीजिए आप घर गृहस्थी संभाल लीजिए, और छोटा-मोटा आप समाज के साथ जुड़ के रहिए तो तरक्की मिल जाएगी। देखिए, मैं बार-बार लोगों को बताता हूँ, लोगों के क्लास में बार-बार बताता हूँ कि ज्योतिष बनाई ही इसीलिए गई है कि चाहे जितनी विकट परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से निकलना कैसे है। तो ज्योतिष एक रास्ता है, और उसी रास्ते पे आप चलिए। जो भी आपने, जो कुछ भी आपने लोगों से पूछा है या जाना है, उसी रास्ते पे जाइए और ये टाइम भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि राहुदेव केवल दंड ही देते हैं, राहुदेव एन्जॉय भी बहुत करवाते हैं। अब जो क्वेश्चन के बारे में आपने जो सवाल, मतलब जो आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब आपको मिल गया। अगर आपके पति और आपके ऊपर, दोनों के ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो पति के मुकाबले आपको ज़्यादा कष्ट मिलेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी जाइए, किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए, दुनिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्री की बात कर रहा हूँ, और जब भी कोई लेडीज़ रेप की बात करेगी, बलात्कार की बात करेगी, तो तुरंत जोशी उसको राहु देव से जोड़ देगा। मेरे कहने का मतलब है कि लेडीज़, यानी महिलाओं का आत्मसम्मान जब भी टूटेगा, तो उसमें राहु देव इन्वॉल्व हो जाएँगे। महिलाओं का ईगो, घमंड, प्राउड, आत्मसम्मान, ग्लानि वाली जो भावना है, इन सब के कारक राहुदेव माने जाते हैं। तो राहुदेव महिलाओं को बहुत बुरी तरह से तोड़ देते हैं, अगर उनकी प्लेसमेंट खराब हो तो। तो आप किसी तरह से मतलब छोटी-मोटी रेमेडी कीजिए और निकलिए। इतना मानिए कि आपके पति के मुकाबले आपके ऊपर राहुदेव की दशा थोड़ी-सी कठिनाई वाली रहेगी। एक ये सज्जन इन्होंने लिखा है कि 4th हाउस में जुपिटर है, गुरु है, और आपका एपिसोड देखा, और देखने से 4th हाउस के गुरु के बारे में आपने बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बात किया है, लेकिन यहाँ कोई भी रिज़ल्ट नहीं है। ना तो जॉब है, ना ही कोई बिज़नेस है, एकदम बिल्कुल हालत ख़राब है, और किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है। भैया, जो मेरा आपने एपिसोड देखा है, वो मैंने बेसिक बताया है, पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझिए कि कुंडली में 9 प्लैनेट होते हैं। 4th हाउस में आपका गुरु है, तो बहुत अच्छा गुरु है, ये कन्फर्म है कि ये गुरु आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन कब देगा? जब उसका टाइम आएगा। मैंने ये भी तो बताया है कि महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या गोचर में इसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप पूरी ज़िंदगी जो है लेकर के एक प्लैनेट बैठे रहो कि गुरु 4th हाउस में है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अरे भैया, और भी प्लैनेट कहाँ है? राहु कहाँ है? केतु कहाँ है? वीनस कहाँ है? मंगल कहाँ है? सूर्य कहाँ है? इन सभी प्लैनेट का रिजल्ट देखना है ना। तो जब गुरु की महादशा आएगी, या गुरु की अंतर्दशा आएगी, या गुरु की प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये कौन सी बात हुई कि गुरु 4th हाउस में है और कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है? आपकी दशा कौन सी चल रही है, ये बताइए। मान लीजिए आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो गुरुदेव क्या करेंगे? राहुदेव तो अगर बिगड़े हुए हैं तो फिर जॉबलेस करवा देंगे। अगर आपके ऊपर केतु की दशा चल रही है, तो दुनिया में कोई आपको सुनेगा नहीं। तो वहाँ पे गुरुदेव क्या करेंगे? जब भी आएँगे अंतर्दशा में थोड़ा बहुत रिज़ल्ट देंगे। अब मान लीजिए मंगल की दशा चल रही है,
मंगल का नेगेटिव रिजल्ट है तो गुरुदेव क्या करेंगे? मेरे कहने का मतलब है मैंने जो कुछ भी बताया है, वो मैंने रिजल्ट बताया है, लेकिन टाइम भी तो आना चाहिए ना। अब महादशा हो, अंतर्दशा हो या फिर गोचर हो, कुछ तो मिलान करोगे। अब एक आदमी लगभग 80-90 साल, 100 साल की उम्र होती है, तो क्या गुरु का ही टाइम रहेगा? और भी प्लैनेट आएँगे रिजल्ट देने के लिए, तो उन प्लैनेट का रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। मैंने ये भी तो बताया है ना, आपने पूरा एपिसोड नहीं देखा है। मैंने शुरू के क्लास में बताया है, एक फ़ॉर्मूला है कि भैया ये ग्रह आएगा तो इतने साल रिजल्ट देगा। तो जब जुपिटर का टाइम आएगा तो जुपिटर अच्छा रिजल्ट देगा। अब आप जुपिटर को भूल जाइए, आपके लिए एक सलाह है, जुपिटर आपका 4th हाउस में है, तो आप धर्म, कर्म और कल्चर और सज्जन आदमी हो, अपने समाज को लेके चलने वाले हो, समाज के साथ लेके चलने वाले हो। जो डेली वेजेस पे आपको रिजल्ट मिलेगा, यही मिलेगा। आप सज्जन हो, दयालु हो, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। आपके ऊपर मतलब पूर्ण रूप से भरोसा किया जा सकता है। जो भी लेडीज़ हैं, जो महिलाएँ हैं, उनकी आप इज़्ज़त करते हो, सम्मान करते हो, आपको इसका रिज़ल्ट मिल रहा होगा, आप मैच करके देखिएगा। कोई भी महिला, कोई भी बहन-बेटी आपके साथ खुल के बात करती होगी, भले ही वो छोटी हो, आपके बराबर हो या आपसे बड़ी उम्र की हो, अपने दिल की सारी बात बताती होगी आपको और आप भी उसके सुख-दुःख में शरीक होते होंगे। तो ये सब जुपिटर का रिज़ल्ट होता है। लेकिन कैरियर और पैसा, ये वो प्लैनेट देगा जो महादशा, कैरियर मतलब जॉब या बिजनेस या धन दौलत, ये वो प्लेनेट देगा जो महादशा या अंतरदशा में है। जुपिटर का जो आपको डेली बेसिस पे रिजल्ट मिलेगा, उसका रिजल्ट यही है कि आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हाँ, अब जिस दिन गुरु की महादशा आ जाएगी, उस दिन आपका जीवन पलट जाएगा, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, जो आप चाहते हो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन महादशा या अंतरदशा नहीं है, तब भी कुछ बेसिक रूल है, वो आपको मिलता होगा। आप ईमानदारी से सोचिए, घर में, गाँव में या शहर में जहाँ भी आप रहते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते होंगे और आप भी लोगों की इज़्ज़त करते हैं और आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। जिसके यहाँ आप पहुँच जाएँगे, वो आदमी उठ के खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब आए हैं। 4th हाउस जुपिटर का ये रिज़ल्ट होता है और आपको और भी बहुत चीज़ें हैं जिसकी अनुभूति हो जाएगी। आप चाहे जिस धर्म के हैं, चाहे जिस संप्रदाय के हैं, आपको बड़ा अच्छा ज्ञान होगा अपने कल्चर के बारे में। ये सब बातों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब पुरुष के लिए यही है, पुरुष के लिए मतलब एक प्रकार से उसको इज़्ज़त, सम्मान सब कुछ और आपका घर भी होगा। निश्चित है कि आप अपने घर में रह रहे होंगे। 4th हाउस का जुपिटर है तो ऐसे लोग किराए पे बहुत कम रहते हैं। 99% लोगों के पास अपना घर होता है, तो आपके पास घर है, आपके पास फैमिली भी होगी। तो धन या फिर मान लीजिए कि थोड़ा-सा करियर में उतार-चढ़ाव है तो और प्लैनेट का रिज़ल्ट देखिए। ये मतलब आप समझ लीजिए, मैंने आपको बहुत विस्तार से समझा दिया कि जितने प्लैनेट हैं सबके एक समय चक्र होता है, मतलब महादशा होती है। तो जैसे केतु की 7 साल है, राहु के 18 साल है, तो वो जो प्लैनेट आएँगे वो रिज़ल्ट देंगे, गुरु अपने टाइम पे रिज़ल्ट देगा। फिर भी जो दैनिक जीवन है, उसमें 4th हाउस का गुरु बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। अब आपको इस गुरु को एक्टिव कर लेना है। 4th हाउस के गुरु का मतलब है कि आपको नियम बना के चलना है। आपको अध्यात्म की तरफ झुकना ही पड़ेगा। अगर अध्यात्म का सहारा लोगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि 4th हाउस के जुपिटर का मतलब है कि खुद करो और लोगों से भी करवाओ। तो आपको कोई मतलब जहाँ भी आप रह रहे हो, जहाँ तक आपका कंट्रोल है, वहाँ पे आप धर्म कर्म का पालन कीजिए। भले ही आप किसी भी जाति या किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म को बिलॉन्ग करते हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप चल रहे हो, वैसे ही चलते रहिए। टाइम आएगा, अंतर्दशा आएगी, गुरुदेव वहीं पे ज़बरदस्त हो जाएँगे। आपको एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी बताया है, 4th हाउस का गुरु आपकी किस्मत का प्लैनेट है। आप गुरु के रिलेटेड कोई काम कीजिए और आपको तरक्की मिल जाएगी। आप छोटा-सा काम शुरू कीजिए, 10-5 हज़ार लगा कर के, या बगैर पैसे वाला भी काम कीजिए, जिसमें पूँजी ना लगती हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, वो जुपिटर का काम होता है। और आप जुपिटर के काम में, मैंने बताया हुआ है जुपिटर का कौन-कौन सा काम होता है। आप उस काम को शुरू कीजिए और आप देखिए आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगा, आप इसलिए आपके सामने इतना सब कुछ बता रहा हूँ कि आप निराश मत होइए। एक बहन जी थी और वो जो है अच्छी पढ़ी-लिखी थी और जिस तरह से आप बता रहे हो उसी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउसवाइफ़
मतलब जॉब वगैरह सब चली गई, और वो जो है मतलब वैवाहिक जीवन में थी, दाम्पत्य जीवन में थी, और चाइल्ड बर्थ हुआ, मातृत्व सुख मिला, और उसके बाद में जॉबलेस हो गई और फिर घर पे ही रहने लग गई। और आप ही की तरह निराश हताश और ये है वो है, करियर ख़त्म हो गया, ये वो सब कर रही थी। और कंसल्टेशन हुई उनसे, और उनको मैंने बताया कि आप जुपिटर के संबंधित ही कोई काम कीजिए और आपका एकदम किस्मत बदल जाएगी। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने घर पे ही, जहाँ पे वो रह रही थी, क्योंकि टाइम भी तो बिताना होता है ना, एक बोलते नहीं है कि टाइम पास भी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, तो अब उसमें महिलाएं जो है वो दिन भर क्या करेंगी, सुबह अपना हो गया काम, तो दिन भर टाइम पास के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमने उनको सलाह दिया कि आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो आपको मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई साहब, यकीन मानिए, उनके यहाँ इतने बच्चे आने लग गए कि लाइन लगती थी। जब मोहल्ले से बच्चे निकलते थे तो लोगों को लगता था कि कोई स्कूल से निकले हैं। एक्चुअली में स्कूल के बाद में वो ट्यूशन पढ़ने आते थे। और जो कमरे में, जिस कमरे में वो ट्यूशन पढ़ाती थी, वो छूटा पड़ गया, क्योंकि व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था उनका। मतलब जो भी बच्चा, एक बार छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, जैसे हो नहीं गए पहली और दूसरी और पांचवी तक की, और ज़्यादा से ज़्यादा छठवीं सातवीं तक की, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा था, फोर्थ हाउस का जुपिटर था। तो लेडीज बहुत ही अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी महिला थी। तो जब उनके यहाँ बच्चे आते थे तो ऐसा बिहेवियर उनका होता था कि जैसे मतलब खुद का बच्चा हो। इतने केयर करती थी और इतनी तरह से समझाती थी, मतलब बहुत प्यार से। तो जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता था ना, वो भी एकदम बिल्कुल फर्राटेदार बोलता था उनके सामने। तो लोगों को लगा कि मैडम जो है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और केयर भी बहुत अच्छा करती है। होता क्या है ना कि बच्चे छोटे होते हैं, स्कूल जाने से कतराते हैं। अब उनके यहाँ तो पहले ही बच्चे तैयार हो जाते थे कि मैं आंटी के यहाँ जाऊँगा ट्यूशन पढ़ने के लिए। अब उसका रीज़न क्या था? रीज़न एक ही था बड़े भैया, कि फोर्थ हाउस का जुपिटर था। भले ही उनको नॉलेज कम थी, वो हाई क्लास को नहीं पढ़ाती थी, लेकिन अपने नॉलेज, जितनी भी नॉलेज थी, वो बच्चे खुश रहते थे उनसे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आंखों देखी बात है कि लाइन लग जाती थी बच्चों की, एक के पीछे एक के पीछे एक। लोग बोलते थे कि इतने बच्चे कहाँ कहाँ ये भर लेती हैं, मतलब ऐसी लैंग्वेज में बोलते थे कि छोटा सा घर है, इतने बच्चे कहाँ समा जाते हैं। तो क्या करती थी, कुछ को इस पे बिठाया, कुछ को इस पे बिठाया, और कमरे में ही मतलब भरे रहते थे बच्चे। टाइम ही नहीं मिलता था सुबह से लेके शाम तक। एक ग्रुप गया, दूसरा ग्रुप आया, दूसरा गया, तीसरा आया। तो जितना उनका हस्बैंड की सैलरी थी ना, उसे कई गुना ज़्यादा वो ट्यूशन में कमा लेती थी। और पूरे मोहल्ले में उनकी रिस्पेक्ट थी। मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, मेट्रो सिटी की। मतलब जिधर निकलती थी लोग बोलते थे कि बहन जी जा रही हैं, क्योंकि सबके बच्चे लगभग उन्हीं के यहाँ पढ़ते थे। और टाइम बीता, वही बच्चे जब पढ़ के थोड़ा और आगे निकले, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप निराश मत होइए। तो ट्यूशन पढ़ाती रही, बच्चे बड़े होते रहे, पढ़ के निकलते रहे, कोई कुछ कुछ पढ़ाई कर लिया, कोई कुछ पढ़ाई कर लिया। तो जब वो मार्केट निकलती थी ना, तो जो बड़े लोग होते हैं, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चों को उन्होंने दूसरी से पाँचवीं तक पढ़ा दिया, और वो बच्चा वो 5-7 साल 10 साल में उसने ग्रेजुएशन कर लिया, इंजीनियर बन गया। तो जब मार्केट में जाती थी ना, तो लोग पैर छूते थे उनके। लोगों को लगता था ये कौन सी महिला आ गई यार, जिसको देखो वो इसके चरणों में गिर पड़ता है। एक्चुअली में होता ये था कि वो बचपन की टीचर थी उनकी। तो जब मार्केट में वो जा रही है, आप समझिए कोई लेडीज जा रही है मार्केट में दुकान पे या शॉपिंग करने, और कोई इंजीनियर साहब उधर से आ गए, उन्होंने देखा मेरी तो ये बचपन वाली टीचर है, क्योंकि मोहल्ले में तो ही रहती थी। भाई मोहल्ले में अगर ट्यूशन पढ़ाती हैं तो मोहल्ले के ही बच्चे पढ़ते थे। अब बड़े होके वो जॉब करने लगे, मार्केट में उनको मिली तो पैर छू के प्रणाम करते थे, समझ रहे हैं कि मैडम जी प्रणाम। तो लोगों को लगता था कि महिला तो देखने में कुछ भी नहीं है, और जो आता है वो पैरों पे गिर जाता है। फिर लोगों को बताना पड़ता था कि भाई दरअसल जब ये छोटा था तो इन्हीं के यहाँ ट्यूशन पढ़ता था, और ट्यूशन भी बहुत कायदे से पढ़ाती थी, अभी भी पढ़ाती हैं। उनके ट्यूशन पढ़ाने का तरीका ये लगता, मतलब पढ़ाती कम थी और खिलाती ज़्यादा थी। अच्छा चॉकलेट खाओगे, टॉफ़ी खाओगे, ये खाओगे, चलो पानी पीते हैं। कुछ बच्चों को खिलाती पिलाती रही, कहानी अपना सुनाती रही, और उसी के बीच-बीच पे ज्ञान भी देती रही, किताब भी पढ़ाती रही। तो लोगों के एकदम बिल्कुल मतलब घुल-मिल गई। तो मार्केट में जब निकलती थी, जो भी मिलता था चरणों में गिर जाता था, जो भी मतलब
सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर उनके वही शिष्य मिलते थे। तो लोगों को लगता था कि अरे कैसी महिला है, ये तो देखने में कुछ भी नहीं लगती, लेकिन जो आता है पैरों पे हाथ लगाता है, मतलब चरणों पे हाथ लगाता है, क्योंकि एक कल्चर है अपने यहाँ का, टीचर के सम्मान करना। तो लोग आते थे और मैडम जी प्रणाम, क्योंकि बचपना उन्होंने स्ट्रांग कर दिया था। मतलब उसमें तो ये चलता था उस ज़माने में, उनकी फीस भी ऐसी थी, कुछ लंबा हो रहा है लेकिन आपको बता रहा हूँ। कोई बोलता था जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो कम दे देना जी। तो जिसकी जो मर्जी हुई उस हिसाब से उन्होंने सेट कर लिया कि मैं तो इतना ही दूंगी, ठीक है जी आ जाओ। तो लोगों को, जब बड़े हुए बच्चे तो उनको पता चला कि जहाँ पे बड़े आदमी इतने पैसे दे के पढ़ते थे, वहीं पे मैंने इतने पैसे दे करके पढ़ा है, तो मैडम तो बहुत अच्छी है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप निराश हताश मत होइए भाई। फोर्थ हाउस का जुपिटर आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त है। आप गुरु के रिलेटेड कोई काम कीजिए, इंस्टीट्यूट में चले जाइए, पढ़ाई करिए, बैंकर बनिए, फाइनेंस का काम कीजिए, कुछ भी कीजिए ज़बरदस्त चलेगा। ठीक है।